जी, अस्सलाम वालेकुम। तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डेफ़िनेट इंटीग्रल और आज हम देखेंगे कि डेफ़िनेट इंटीग्रल क्या होता है और इसको किस तरीके से हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, इसकी एग्ज़ाम्पल प्रॉब्लम्स वगैरह भी सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो इससे पहले हम लोगों ने इंडेफ़िनिट इंटीग्रल देखा था और उसकी जितनी भी टेक्निक्स थी, वो सब हमने डिस्कस की थी वन बाय वन, ठीक है? तो आज हम डेफ़िनेट इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि ये क्या होता है और इसको किस तरीके से हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। अच्छा, जब भी हम बात करते हैं डेफ़िनेट इंटीग्रेशन की, ठीक है? मैंने आपको स्टार्ट में जब इंटीग्रेशन का लेक्चर हमने स्टार्ट किया था, तो उस वक़्त मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है इन्वर्स प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ डेरिवेटिव फाइंडिंग अ फंक्शन मतलब हमें डेरिवेटिव गिवन होता है, हमें उस डेरिवेटिव की हेल्प से हमें जब फंक्शन फाइंड करना होता है, तो हम इंटीग्रेशन की हेल्प से फाइंड करते हैं। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन में मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन की 2 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले टाइप इंटीग्रेशन की होती है इंडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है? और जो दूसरी टाइप होती है, वो होती है डेफिनिट इंटीग्रल। तो ये 2 टाइप्स थी जो कि हमने जिसमें से हमने इंडेफिनिट इंटीग्रल तो डिस्कस कर लिया कि इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है। आज हम देखेंगे डेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है। अच्छा, इंडेफिनिट इंटीग्रल में हमने क्या देखा था कि इंडेफिनिट इंटीग्रल ऐसे इंटीग्रल्स होते हैं जिनमें हमारे पास अपर और लोअर लिमिट्स गिवन नहीं होती, ठीक है? जिसमें हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट गिवन नहीं होती और जब भी हमें इसमें रिजल्ट मिलता है वो हमें इन टर्म ऑफ फंक्शंस ही मिलता है, ठीक है? ये हमेशा इंडेफिनिट इंटीग्रल कोई भी फंक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी तरीके से फिर हम इसको जब रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास कोई भी फंक्शन होता है जिसमें अपर और लोअर लिमिट्स गिवन नहीं होती और जब हम इस इंटीग्रल को इंडेफिनिट इंटीग्रल को इवैल्यूएट करते हैं, इसको फाइंड करते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट में कोई भी फंक्शन आता है और साथ में हम कांस्टेंट लगा देते हैं। और आपने जब 4th चैप्टर में जब हमने टेक्निक्स इंटीग्रेशन की डिस्कस की थी, तो आपने जितनी भी टेक्निक्स अप्लाई की हैं, आपको रिजल्ट में कोई ना कोई फंक्शन ही मिलता था, ठीक है? हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिलती थी, जस्ट हमें कोई फंक्शन मिलता था। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल को हमने डिस्कस कर लिया और उसकी डिफरेंट टेक्निक्स भी देख ली। अब डेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है? इसमें अपर और लोअर लिमिट्स गिवन होती हैं, ठीक है? और इसमें हमारे पास इंटरवल गिवन होता है, ठीक है? इंटरवल मीन्स कि ये आपके पास जो होती है ये लोअर लिमिट होती है और ये आपके पास क्या होती है अपर लिमिट होती है और उनके बीच में डिफरेंट एन पॉइंट्स होते हैं। तो इसमें हमारे पास इंटरवल गिवन होता है और इस डेफिनेट इंटीग्रल को जब हम इवैल्यूएट करते हैं, फाइंड करते हैं, तो उसके बाद हमें कोई भी एक डेफिनेट नंबर मिलता है, कोई भी पर्टिकुलर नंबर मिलता है, ठीक है? डेफिनेट इंटीग्रल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डेफिनेट इंटीग्रल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ए आपके पास क्या है अपर लिमिट, लोअर लिमिट, बी आपके पास है अपर लिमिट और जब हम इसको इवैल्यूएट करते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो कुछ इस तरह का आता है। मीन्स के पहले हम अपर पॉइंट पुट कर देते हैं, फिर हम लोअर पॉइंट पुट करते हैं और फिर यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास कोई भी नंबर आता है, ठीक है? यहाँ पर आपके पास अगर इसका ग्राफ मैंने आपको अगेन पहले भी शो किया था कि इसका ग्राफ क्या होता है। इंडेफिनिट इंटीग्रल का ग्राफ इस तरीके से कुछ होता है कि इसमें हमारे पास अपर लोअर लिमिट्स डिफाइन नहीं होती, जबकि डेफिनेट इंटीग्रल का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का होता है और इसमें अपर लोअर और अपर लिमिट डिफाइन होती हैं और हमें फंक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो कर्व है ये हमें कोई भी फंक्शन शो कर रहा है एफ ऑफ एक्स। अब हमें क्या करना होता है डेफिनेट इंटीग्रल में, इस कर्व के नीचे का जितना भी एरिया होता है उसको इवैल्यूएट करना होता है, उसको फाइंड करना होता है, जो कि बाउंडेड होता है इस लोअर पॉइंट से और अपर पॉइंट से, ठीक है? डेफिनेट इंटीग्रल को हम ये भी कह सकते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल इज द एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर अ कर्व, ठीक है? इसमें हम क्या करते हैं, हम एरिया फाइंड करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में अंडर अ कर्व। एक कर्व है जो कि बाउंडेड है लोअर और अपर पॉइंट से और हम इस एरिया को फाइंड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है? अच्छा, अब इस डेफिनेट इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने के लिए या इस एरिया को फाइंड करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस होती हैं, ठीक है? दो अप्रोचेस होती हैं, दो वेज होते हैं या दो मेथड्स होते हैं। उन दो मेथड्स की हेल्प से हम इस एरिया को इवैल्यूएट करते हैं। अच्छा, अगर आप नोटिस करें, अगर आपको कहा जाए कि आप किसी स्क्वायर फिगर का एरिया फाइंड करें, तो आप इजीली इस फिगर का एरिया फाइंड कर लेंगे। सिमिलरली अगर आपको कहा जाए कि अगर आप इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करें, तो आप इसका भी एरिया फाइंड कर लेंगे। अगर आपको कहा जाए एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करें, तो आप इसका भी एरिया फाइंड कर लेंगे। क्यों फाइंड कर लेंगे? क्योंकि ये एक डेफिनेट शेप है, लेकिन जब आपको इस टाइप के कर्व टाइप के फॉर्म्स
दी जाए और आपको कहा जाए कि इस कर्व के अंडर जो भी एरिया आ रहा है, जो कि बाउंडेड है अपर और लोअर लिमिट से, तो आप इसका एरिया फाइंड करें, तो आप इस टाइप के कर्व्स का, इस टाइप के फंक्शंस का एरिया किस तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि इन टाइप इसके लिए तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक डेफिनेट शेप नहीं है। तो हम क्या करते हैं फिर, इस टाइप के जब कर्व्स आ जाते हैं, इस टाइप के कोई फंक्शंस आ जाते हैं, तो हम उन फंक्शंस का एरिया फाइंड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया कि दो अप्रोचेस हैं, हम दो वेज से जो है इस डेफिनेट इंटीग्रल को इवैल्यूएट कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, हमारे पास वो दो अप्रोचेस हैं। ये डेफिनेट इंटीग्रल को हम एक इस अप्रोच से फाइंड कर सकते हैं, मतलब एरिया अगर हमें इवैल्यूएट करना है तो हम एरिया किसी भी फंक्शन का इस तरीके से, मतलब एक इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं और एक इधर इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब ये क्या है, द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एनी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लिमिट ऑफ द राइमन सम। ये आपके पास क्या है, एक फंक्शन है जो कि बाउंडेड है अपर और लोअर लिमिट से। ये आपके पास क्या है, अगेन एक एरिया है, और अगर हमें एरिया इवैल्यूएट करना है तो एक हम लिमिट ऑफ द सम की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमें डेफिनेट इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है तो वो हम एक इस अप्रोच से इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, और इसे हम कहते हैं लिमिट ऑफ द सम। और हमारे पास एक दूसरी अप्रोच है डेफिनेट इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने के लिए, वो है हमारे पास सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस, अगर हम कैलकुलस की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास सेकंड फंडामेंटल थ्योरम आता है, और उसकी हेल्प से भी हम एरिया इवैल्यूएट कर सकते हैं, जो कि आपके पास ये है कि हम अपर और लोअर लिमिट्स डायरेक्टली पुट कर देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों अप्रोचेस को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और इनकी एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको देख लेते हैं कि ये क्या है। यहाँ पर आपके पास ये क्या है, अगेन एक डेफिनेट इंटीग्रल है, और ये किसके बराबर है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, सम ऑफ k इक्वल्स टू 0 टू n माइनस 1 एफ ऑफ a प्लस के डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब आपको ये एक अजीब सी टर्म लग रही है, ठीक है, क्योंकि ये नहीं पता ये क्या टर्म है और किस तरीके से हम इसको ज्योमेट्रिकली देख सकते हैं, तो एक बहुत ही अजीब सी टर्म लग रही है। इसको हम ज्योमेट्रिकली अंडरस्टैंड करेंगे कि ये टर्म एक्चुअली में है क्या और ये हमें क्या शो कर रही है, किस तरीके से हम इस टर्म की हेल्प से हम डेफिनेट इंटीग्रल को कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस टर्म को हम देखेंगे और इसको ज्योमेट्रिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम, ये टर्म हमारे पास आई है और इसकी हेल्प से हम डेफिनेट इंटीग्रल को इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो पहले हम लिमिट ऑफ द सम की हेल्प से हम देखते हैं कि किस तरीके से डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर हम इस सेकंड अप्रोच पे आएंगे और इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें डेफिनेट इंटीग्रल की एज अ लिमिट ऑफ द सम, मतलब लिमिट ऑफ द सम की हेल्प से हम डेफिनेट इंटीग्रल किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो कि मैंने अभी आपको एक टर्म दिखाई जो कि एक बिल्कुल ही डिफरेंट टर्म थी, एक अजीब सी टर्म थी, वो क्या थी और किस तरीके से हम उसकी हेल्प से लिमिट डेफिनेट इंटीग्रल इवेल्युएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये एक कर्व है, ठीक है, और इस कर्व को हम नाम दे देते हैं y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि ये कोई भी फंक्शन है। लिमिट ऑफ द सम हमें क्या कहता है कि हम ये जो एरिया है जो कि बाउंडेड है इस लोअर पॉइंट से और इस अपर पॉइंट से, हम इसको छोटे छोटे इंटरवल्स में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, छोटे छोटे, मतलब ये ए और बी अगेन मैंने आपको बताया एक इंटरवल है, और हम क्या करते हैं इस इंटरवल को छोटे छोटे इंटरवल्स में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, इन छोटे छोटे इंटरवल्स में हम ब्रेक कर देंगे, मीन्स कि हम क्या करते हैं इस जो एरिया है इसको हम छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में ब्रेक कर देते हैं। जब हम छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में इसको हम ब्रेक करेंगे तो हमारे पास खुद ही ये छोटे छोटे इंटरवल्स बन जाएंगे। ठीक है, लिमिट ऑफ द सम हमें क्या कहता है कि हम छोटे छोटे इसके रेक्टेंगल्स में हम इसको ब्रेक कर देंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, देखें किस तरीके से ब्रेक करेंगे, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर आपके पास एक कर्व है अगेन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और हमने इसको छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में ब्रेक कर दिया है। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, हमें इस पूरे जो एरिया है इसको हमने कवर करना है, मतलब हमने इस पूरे कर्व का एरिया फाइंड करना है। तो वो हम क्या करेंगे, लिमिट ऑफ द सम हमें कहता है कि हम इस एरिया को छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर देते हैं। फिर क्या करेंगे, इन रेक्टेंगल्स का अलग अलग एरिया फाइंड करेंगे। अलग अलग एरिया फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, इन सारे एरियाज को हम प्लस कर लेंगे, तो हमारे पास इस पूरे के पूरे कर्व का एरिया आ जाएगा।
क्या लिमिट ऑफ द सम हमें क्या कहता है कि पहले हम इन छोटे-छोटे इनको छोटे-छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद इन रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करेंगे और फिर उन एरियाज को हम प्लस करके लिख देंगे, तो हमारे पास इस पूरे के पूरे जो कर्व है इसके अंडर का एरिया हम फाइंड कर लेंगे। तो देखें हमने क्या करना है, हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, अगेन ये वाला जो कर्व है और इस पर ये जो कि बाउंडेड है अपर और लोअर पॉइंट से dx इक्वल्स टू, अब हमने ये चीज हमने कैलकुलेट करनी है बाय द हेल्प ऑफ लिमिट ऑफ द सम। तो लिमिट ऑफ द सम में हमें हमें पता है कि ये पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है। यहां से लेके यहां तक इस रेक्टेंगल की जो विड्थ है, ठीक है, वो कितनी है, डेल्टा एक्स। सिमिलरली यहां से लेके यहां तक इस रेक्टेंगल की विड्थ क्या है, डेल्टा एक्स, ठीक है। सिमिलरली यहां से लेके यहां तक इस रेक्टेंगल की विड्थ क्या है, डेल्टा एक्स, ठीक है। फॉर सपोज हमने इसकी विड्थ को डेल्टा एक्स नाम दे दिया और ये सारी की सारी विड्थ्स क्या है, बराबर हैं, सेम है। ये भी डेल्टा एक्स है, इसी तरीके से आगे भी सारी डेल्टा एक्स है। अब हम क्या करते हैं, आप यहाँ देखें, ये आपके पास क्या है, ये पॉइंट ए पॉइंट है। इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, एफ ऑफ ए, ठीक है। इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो होगी एफ ऑफ ए। आप अगर इस पॉइंट की बात करें, ये पॉइंट क्या बन जाएगा, ये वाला पॉइंट बनेगा ए प्लस डेल्टा एक्स। ये ए प्लस डेल्टा एक्स क्यों बनेगा, क्योंकि ये स्टार्ट का पॉइंट ए है और इसमें आप डेल्टा एक्स जो विड्थ अगर आप शामिल कर लें तो ये पॉइंट बन जाएगा ए प्लस डेल्टा एक्स। जब इस पॉइंट पे आप फंक्शन की वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे तो वो क्या होगी, एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, अब ये डेल्टा एक्स एक बार, डेल्टा एक्स दो बार, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ए प्लस टू डेल्टा एक्स बन जाएगा, ठीक है। और जब आप इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, ए प्लस टू डेल्टा एक्स, ठीक है। सिमिलरली जब आप इस पॉइंट की बात करेंगे तो इस पॉइंट पे आपके पास क्या होगा, ए प्लस थ्री डेल्टा एक्स हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा एक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो इस पॉइंट पे अगर आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो आएगी ए प्लस थ्री डेल्टा एक्स। इसी तरीके से आप एन टाइम्स चलते जाएंगे तो यहाँ पर इस पॉइंट पे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ए प्लस एन डेल्टा एक्स, क्योंकि आपने इस कर्व को एन रेक्टेंगल्स में ब्रेक किया है। तो यहाँ पर आपके पास डेल्टा एक्स, टू डेल्टा एक्स, थ्री डेल्टा एक्स, तो आपके पास डेल्टा एक्स इंक्रीज होता जाएगा क्योंकि आपके पास एन रेक्टेंगल्स हैं। तो आपने एंड में कह दिया कि एन डेल्टा एक्स, ठीक है, जर्नल फॉर्म में आपने कह दिया कि ये एन डेल्टा एक्स है। और इस पॉइंट पे अगर आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगी, ए प्लस एन डेल्टा एक्स आएगी, ठीक है। और अगर इससे पहले वाले पे अगर हम देखें तो ये पॉइंट हमारे पास क्या होगा, ए प्लस, यहाँ एन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन माइनस वन डेल्टा एक्स, यही होगा। और इस पॉइंट पे अगर हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें तो वो हमारे पास क्या होगी, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन डेल्टा एक्स, ठीक है, यही होगी हमारे पास फंक्शन की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन रेक्टेंगल्स की हमने वैल्यूज तो फाइंड कर ली, अब हम एरिया फाइंड करते हैं। आपको रेक्टेंगल का एरिया पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ या विड्थ, ठीक है, लेंथ इनटू विड्थ, ये फॉर्मूला है रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम इस फर्स्ट रेक्टेंगल की बात करें, ये फर्स्ट वाला जो रेक्टेंगल है, इसकी अगर हम एरिया फाइंड करें, इसकी विड्थ क्या है, इसकी विड्थ है डेल्टा एक्स, तो हमने यहाँ डेल्टा एक्स लगाया और इसकी जो लेंथ है वो क्या है, एफ ऑफ ए, तो यहाँ पर हमने एफ ऑफ ए लिख दिया, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट वाले रेक्टेंगल का एरिया। सेकंड रेक्टेंगल पे आए, ये वाली जो विड्थ है अगेन ये भी डेल्टा एक्स ही है, ये वाली विड्थ, तो आपके पास विड्थ हो गई डेल्टा एक्स, इसकी लेंथ क्या है, एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स, ये जो रेक्टेंगल है इस रेक्टेंगल की लेंथ क्या है, एफ ऑफ ए डेल्टा एक्स, ए प्लस डेल्टा एक्स। तो ये आपके पास जो एरिया हो गया, ये सेकंड रेक्टेंगल का एरिया हो गया। ये फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया, ये सेकंड रेक्टेंगल का एरिया,
ठीक है, फिर प्लस करेंगे। प्लस की साइन मैं क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि हमने इन सारे के सारे रेक्टेंगल्स का जो एरिया है उसको प्लस करेंगे तो हमें इस पूरे कर्व का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो अभी हमने सेकंड रेक्टेंगल का एरिया किया है, अब हम थर्ड रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। अगेन विड्थ तो सेम ही है, तो आपके पास डेल्टा एक्स, और यहाँ पर इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो क्या है, एफ ऑफ ए प्लस टू डेल्टा एक्स। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, एफ ऑफ ए प्लस टू डेल्टा एक्स। ठीक है, सिमिलरली चलते जाएं ऐसे, और अगर हम लास्ट वाले रेक्टेंगल पे पहुंचते हैं तो यहाँ पर अगेन इसकी विड्थ क्या है, डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर आपके पास डेल्टा एक्स आ गया, और इस रेक्टेंगल की जो हाइट है, जो लेंथ है वो क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स है, तो यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन डेल्टा एक्स। ठीक है, और हमने क्या किया, इन रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड किया और उन सबको हमने प्लस कर दिया, तो हमारे पास अब इस पूरे के पूरे कर्व का जो एरिया है वो आ गया। ठीक है, लेकिन क्या ये एरिया एक्यूरेट आया है हमारे पास, क्या ये जो एरिया आया है हमारे पास इस कर्व का ही आया है और यही हमारे पास रिजल्ट होगा। तो अगर आप यहाँ नोटिस करें एक चीज, हमने इन रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड कर लिया। ठीक है, अभी हमारे पास जो एरिया आया है वो ये जो पिंक कलर वाला जो एरिया आपको शो हो रहा है, ये जितनी भी हमने जो इक्वेशन बनाई है ये हमारे पास एरिया शो कर रही है इस पिंक वाले पार्ट की। लेकिन अगर आप इस एरिया के अंदर ये व्हाइट वाला पार्ट देखें तो ये तो अभी आपके पास इसका तो एरिया आया ही नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक कर्व फॉर्म में है और हमने रेक्टेंगल्स का एरिया हमने फाइंड किया है, तो और उसको प्लस कर लिया। लेकिन ये जो व्हाइट वाला पार्ट है इसको भी तो हमने कवर करना है, इसका भी तो हमें एरिया फाइंड करना है। तो इसको हम किस तरीके से कवर कर सकते हैं कि इस व्हाइट पार्ट को भी हम किस तरीके से जो है मैनेज करें कि इस व्हाइट वाले पार्ट का भी हम एरिया फाइंड कर सकें। मैम एरिया ऑफ ट्राइंगल। मे बी ये एक एक्यूरेट ट्राइंगल ना बने। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर हम इन रेक्टेंगल्स की ये जो विड्थ है डेल्टा एक्स, अगर हम इनकी विड्थ को बहुत छोटा कर दें, अगर इनकी विड्थ को छोटा कर दें तो आपके पास ये जो एरिया है ये भी कवर हो जाएगा। कैसे, मैं आपको नेक्स्ट फिगर में दिखाती हूँ। देखें, आपके पास एक अगेन ये एक एरिया है और आपने इसके रेक्टेंगल्स बनाए। ठीक है, और आपने इन रेक्टेंगल्स की विड्थ को नाम दे दिया डेल्टा एक्स। ठीक है, लेकिन अभी भी आपके पास ये वाला एरिया जो है वो बच रहा है। तो अगर हम इस डेल्टा एक्स को बहुत छोटा कर दें, यानी कि इसकी विड्थ नेक्स्ट फिगर में देखें, अगर हम इसकी विड्थ को डेल्टा एक्स को बहुत छोटा कर दें, मतलब रेक्टेंगल्स की विड्थ को छोटा कर दें, तो आपके पास ये जो जो व्हाइट पार्ट है ये आपके पास कम होता जाएगा और आपके पास कुछ ऐसा एरिया आएगा और एक्यूरेट एरिया आपके पास आ जाएगा। तो जैसे जैसे ये जो डेल्टा एक्स है इसकी विड्थ कम होती जाएगी, तो आपके पास ये जो व्हाइट वाला पार्ट है ये भी कवर होता जाएगा और आपके पास इस पूरे कर्व का जो एरिया है वो आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, डेल्टा एक्स को कम करना है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम लिमिट अप्लाई करें, लिमिट क्या अप्लाई करते हैं, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अगर हम ये लिमिट अप्लाई कर दें, मीन्स कि जो डेल्टा एक्स है इनके बीच में जो ये डेल्टा एक्स है अगर ये बिल्कुल जीरो को अप्रोच करे तो आपके पास ये जो व्हाइट वाला पार्ट है ये भी खत्म हो जाएगा और आपके पास जो एरिया है वो एक्यूरेट एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं और इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट क्या होगी, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, के मतलब ये जो विड्थ है डेल्टा एक्स अगर ये बिल्कुल जीरो को अप्रोच करे और आपके पास रेक्टेंगल्स जो है इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स बन जाएंगे। ठीक है, और उस वक्त फिर आपके पास ये वाला जो एरिया है ये भी कवर हो जाएगा। तो हमने क्या की, हमने लिमिट अप्लाई की डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, और हम क्या करते हैं, अगेन वो ऊपर वाली टर्म सेम लिख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखें डेल्टा एक्स इसमें भी कॉमन है, डेल्टा एक्स इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, सब में कॉमन है, तो हम डेल्टा एक्स कॉमन ही रख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो अंदर टर्म बचेगी वो बचेगी एफ ऑफ ए, फर्स्ट वाली टर्म। सेकंड टर्म बचेगी एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स, और थर्ड टर्म बचेगी एफ ऑफ ए प्लस
2 डेल्टा एक्स, इसी तरीके से चलते जाएंगे और हमारे पास जो लास्ट टर्म बचेगी एफ ऑफ ए प्लस n-1 डेल्टा एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया लिमिट ऑफ द सम का फॉर्मूला, जो कि मैंने अभी आपको शो किया था। ठीक है, ये क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ द सम। ठीक है, मतलब हमने इन तमाम के तमाम फंक्शंस की इफ लिमिट मतलब इनको सम करके हमने क्या किया, उस पर लिमिट अप्लाई कर दी, तो इसे हम कहेंगे डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ द सम। ठीक है, तो एक तो ये अप्रोच है, और अगर इसको मैम इसे रिपीट कर दें एक बार। अच्छा, मैं रिपीट कर दूं? रिपीट कर दें एक बार। ठीक है, देखें आपके पास मैंने आपको बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रल को हम दो अप्रोचेस से फाइंड कर सकते हैं। एक तो आपके पास ये अप्रोच है और एक आपके पास ये अप्रोच है। सबसे पहली अप्रोच क्या है कि डेफिनेट इंटीग्रल को हम लिमिट ऑफ द सम की हेल्प से किस तरीके से इवेलुएट करते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट ऑफ द सम की हेल्प से हम क्या करते हैं, हम हमारे पास कोई भी जो कर्व होता है, मतलब कोई भी फंक्शन है, उसके एरिया को अगर हमें इवेलुएट करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर देते हैं उस एरिया को, और हम क्या करते हैं, इन रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करते हैं 1 बाय 1। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम इन रेक्टेंगल्स के एरियाज को हम प्लस कर लेते हैं। इन रेक्टेंगल्स के जब एरियाज को हम प्लस करते हैं तो हमें इस पूरे के पूरे कर्व का जो एरिया है वो हमें फाइंड हो जाता है। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया था, अगर आप इस पॉइंट पे अगर आप बात करें, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ ए। अब आपके पास इस वाले रेक्टेंगल की विड्थ क्या है, हमने कह दिया डेल्टा एक्स। ठीक है, सिमिलरली इस रेक्टेंगल की विड्थ क्या है, डेल्टा एक्स। तो हर रेक्टेंगल की विड्थ क्या हो जाएगी, डेल्टा एक्स, मतलब सब रेक्टेंगल्स की जो विड्थ है वो इक्वल है, तो हमने हर रेक्टेंगल की विड्थ को डेल्टा एक्स नाम दे दिया। तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट इंटरवल क्या है, ए। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हमने इसको एन इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, तो आपके पास ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट है वो ए हो गया। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, ए प्लस, इसमें जाहिर सी बात है ये वाला जो विड्थ है ये भी ऐड हो जाएगी, तो आपके पास ये जो पॉइंट बनेगा वो ए प्लस डेल्टा एक्स बनेगा। सिमिलरली अगर इस वाले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, ए प्लस 2 डेल्टा एक्स, क्योंकि आपके पास 2 डेल्टा एक्स इंक्लूड हो गए। अगर आप इस वाले पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, a प्लस 3 डेल्टा एक्स, क्योंकि आपके पास 3 रेक्टेंगल्स ऐड हो गए, मतलब 3 डेल्टा एक्स ऐड हो गए। तो इसी तरीके से अगर हम जब लास्ट वाले की बात करेंगे, मतलब ये b की बात करेंगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, a प्लस एन डेल्टा एक्स। एन डेल्टा एक्स क्यों, क्योंकि अब आपके पास एन रेक्टेंगल्स हैं। ठीक है, एंड में आपके पास जाहिर सी बात है एन रेक्टेंगल्स होंगे, और एन आपके पास कुछ भी नंबर हो सकता है। सिमिलरली अगर हम इससे पहले वाले की पॉइंट की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन हो जाएगा। जाहिर सी बात है n से पहले क्या होगा, n माइनस वन डेल्टा एक्स। तो अब ये हमारे पास n इंटरवल्स हो गए, हमने इसको इंटरवल्स में ब्रेक कर दिया। अब हम क्या करेंगे, a पर भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, a प्लस डेल्टा एक्स पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, a प्लस 2 डेल्टा एक्स पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, a प्लस 3 डेल्टा एक्स पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसी तरीके से a प्लस एन माइनस वन डेल्टा एक्स पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, और b a प्लस एन डेल्टा एक्स पे फंक्शन की वैल्यूज फाइंड करेंगे, जो कि फंक्शन की वैल्यूज यहाँ पर आपको शो हो रही हैं। फिर हमने क्या करना है, एरिया फाइंड करना है हर रेक्टेंगल का। तो अगर आप पहले वाले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या है, अगर आप यहाँ देखें, इसकी विड्थ क्या है, डेल्टा एक्स। ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो क्या है, एफ ऑफ ए। तो आपके पास फर्स्ट वाले रेक्टेंगल का एरिया ये होगा। ठीक है, अगर आप इस दूसरे रेक्टेंगल की बात करें, ये वाले रेक्टेंगल की, अगेन इसकी विड्थ क्या है, डेल्टा एक्स है, और इसकी जो हाइट है इस रेक्टेंगल की वो क्या है, एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स। तो ये हो गई एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स। तो इसी तरीके से हम एन रेक्टेंगल्स की जब हम एरिया निकाल लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमें पता है कि अभी हमने एरिया फाइंड किया है, इस पिंक वाले पार्ट का एरिया फाइंड किया है, जबकि ये जो व्हाइट वाला पार्ट है ये तो अभी आपके पास इसका तो एरिया आया ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले व्हाइट वाले पार्ट का भी एरिया जब हमने फाइंड करना है तो हम क्या टेक्निक अप्लाई करते हैं, अगर हम इन रेक्टेंगल्स की विड्थ को बहुत छोटा कर दें, जब हम इनकी विड्थ को बहुत छोटा कर देंगे तो आपके पास इन रेक्टेंगल्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, और जब रेक्टेंगल्स इंक्रीज होंगे तो आपके पास ये वाला पार्ट भी जो है वो कवर हो जाएगा। जैसे अगर आप इस फिगर में देखें, आपके पास रेक्टेंगल्स कम थे तो आपके पास यहाँ पर एरिया ज्यादा बच रहा है। जब आप इनकी डेल्टा एक्स मीन्स के जो विड्थ है
रेक्टेंगल्स की उनको कम कर देंगे तो आपके पास ये वाला एरिया भी कवर होता जाएगा। तो उस चीज़ के लिए हमने क्या अप्लाई की, हमने लिमिट अप्लाई की, मीन्स कि जो डेल्टा एक्स है जब वो 0 को अप्रोच करे तो वही हमने लिमिट अप्लाई की है इस पर। और लिमिट अप्लाई करने के बाद हमने डेल्टा एक्स सब में से कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया और आपके पास ये फॉर्मूला बन गया और इसे हम कहते हैं लिमिट ऑफ द सम। और जब इस फॉर्मूले को हम समेशन फॉर्म में लिखते हैं, अगर आपको यहाँ शो हो, देखें ये वाला फॉर्मूला है लिमिट ऑफ द सम का, जो कि मैंने अभी आपको ड्राइव करवाया। और जब हम इसको समेशन फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे और आपके पास ये फॉर्मूला बन गया लिमिट ऑफ द सम का। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं ओके मैम। अब हम क्या करते हैं इसकी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं कि लिमिट ऑफ द सम की हेल्प से हम किस तरीके से जो है किसी भी फंक्शन का एरिया या किसी भी फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल इवेलुएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें आपके पास एक फंक्शन है x dx माइनस 1 to 1। अब हमने इसको इवेलुएट करना है बाय द हेल्प ऑफ लिमिट ऑफ सम। तो देखें किस तरीके से हम इवेलुएट करेंगे इसको। आपके पास जो a है, अगर आप a पॉइंट देखें, लोअर लिमिट वो क्या गिवन है, -1। इसी तरीके से आपके पास b यानी कि अपर लिमिट क्या गिवन है, 1। ये हो गई लोअर लिमिट, ये हो गई अपर लिमिट। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं, आपके पास जो डेल्टा x है मतलब विड्थ ऑफ रेक्टेंगल है वो बराबर होती है b माइनस a अपॉन n के। मतलब हम क्या करते हैं, अब लोअर लिमिट अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं और उसको n से डिवाइड कर देते हैं। n से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो हमने जो एरिया है उसको n रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया है, तो हमारे पास विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल आ जाती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसी फॉर्मूले को यूज करके हम डेल्टा एक्स फाइंड करते हैं। तो b हमारे पास क्या है, 1 है, माइनस फॉर्मूले का लोअर लिमिट क्या है, -1 है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, n। तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन n। तो यहाँ पर आपके पास n डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया, इसको हम याद रखेंगे, यह आगे हमें काम आएगा। यहाँ पर आपके पास x जो है वो फंक्शन है, तो आपके पास जो f ऑफ x है मतलब कि जो फंक्शन है वो क्या है, x है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें पता होना चाहिए। और अब हम लिमिट ऑफ द सम अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो फंक्शन है वो f ऑफ x है, मतलब जो हम इनपुट डाल रहे हैं सेम हमें आउटपुट में वही मिल रहा है। तो अभी हमने क्या फाइंड करना है, f ऑफ a, मतलब x की प्लेस में हम a पुट कर देंगे तो हमें रिजल्ट में अगेन वही a ही मिलेगा। और a हमें पता है किसके बराबर है, a हमें पता है कि -1 के बराबर है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें f ऑफ a प्लस डेल्टा एक्स की, मतलब हमें ये भी चाहिए ना, f ऑफ a प्लस डेल्टा एक्स भी चाहिए। तो f ऑफ a प्लस डेल्टा एक्स के बराबर हो जाएगा, a हमारे पास क्या है, -1 प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, क्योंकि जो इनपुट है वही आउटपुट है, तो a प्लस डेल्टा एक्स में ही आउटपुट आएगा, तो a की प्लेस में हमने -1 पुट कर दिया। सिमिलरली f ऑफ a प्लस 2 डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 प्लस 2 डेल्टा एक्स। ठीक है, यही चीज होगी। सिमिलरली अगर हम बात करें f ऑफ a प्लस 3 डेल्टा एक्स की, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, -1 प्लस 3 डेल्टा एक्स। ठीक है, इसी तरीके से चलते जाएं और अगर हम बात करें f ऑफ a प्लस n-1 डेल्टा एक्स की, तो वो बराबर हो जाएगा -1 प्लस n-1 डेल्टा एक्स। ठीक है, यही चीज होगी, जस्ट हमने a की प्लेस में -1 पुट किया है, बाकी हमारे पास सेम है आउटपुट। ये चीज हो गई। अब इन टर्म्स को हम किस में पुट करेंगे, लिमिट ऑफ द सम के फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो देखें आपके पास a क्या है, -1, b क्या है 1, फंक्शन क्या है x, विद रिस्पेक्ट टू dx हम इसका फाइंड कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल। तो यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट क्या है, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा x बाहर ही रहेगा। ठीक है, f ऑफ a की वैल्यू क्या है, -1, तो -1 पुट की। f ऑफ a प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, -1 प्लस डेल्टा एक्स, तो -1 प्लस डेल्टा एक्स हो गया। ठीक है, सिमिलरली f ऑफ a प्लस 2 डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है
वो हम पुट करेंगे जो कि है -1 + -1 2 डेल्टा x प्लस 2 डेल्टा + 2 एक्स। डेल्टा x। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ ए प्लस 3 डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो वो हो जाएगी -1 प्लस 3 डेल्टा एक्स। इसी तरीके से हम पुट करते जाएंगे और एंड में हम ये वाली वैल्यू लिख देंगे, यानी कि एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो वो हो जाएगी -1 प्लस n माइनस 1 डेल्टा एक्स के। ठीक है, ये चीज हो गई। बस अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा एक्स सेम का सेम। हम क्या करते हैं, ये -1 है, ये वाला -1, ये वाला -1, सिमिलरली ये वाला -1, मतलब हमने -1 n टाइम्स तक हमने सेम रख लिया। ठीक है, मतलब सारे जितने भी ये वाला -1, ये वाला -1, ये वाला -1, इन सबको हमने क्या कर लिया, साथ रख लिया। ठीक है, प्लस फिर हमने जो बचे हुए जो डेल्टा वाली वैल्यूज थी उनको हमने साथ रख लिया। तो डेल्टा एक्स प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस 3 डेल्टा एक्स प्लस डॉट 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 और एंड में n माइनस 1 डेल्टा एक्स आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें मजीद, तो यहाँ पर लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा एक्स। अब आप यहाँ बताएं, अगर हम इस सीरीज का अभी हम लिमिट अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जो फंक्शन है वो 0 हो जाएगा। तो अभी हम लिमिट अप्लाई नहीं कर रहे, पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब आप यहाँ देखें, ये -1 -1 -1 -1 अप टू n टाइम तक -1 है। ये आपके पास कौन सी सीरीज है, ये सीरीज है ये एक अर्थमेटिक सीरीज है। ठीक है, और इस अर्थमेटिक सीरीज का जो सम है वो आपको पता है -1 -1, अगर हम इसको n टाइम ऐड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -n। ठीक है, और वो आंसर कैसे आया, हमें पता है कि एक अर्थमेटिक सीरीज है, और जब हम अर्थमेटिक सीरीज का फॉर्मूला इस सीरीज में अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा -n। ठीक है, और इसका रिजल्ट -n कैसे आया वो अभी मैं आपको बता भी देती हूँ। ठीक है, तो अभी हमने इसको रिप्लेस कर दिया जस्ट -n से। अगर आप इस वाली सीरीज में देखें, इस वाली सीरीज में डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है, तो डेल्टा एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो आपके पास यहाँ क्या बचा, 1 बचा इधर से, यहाँ से आपके पास बचा 2। ठीक है, यहाँ से डेल्टा एक्स जब कॉमन लिया तो यहाँ से बचा 3 अप टू डॉट डॉट, और जब यहाँ से आपने डेल्टा एक्स कॉमन लिया तो यहाँ बचा n माइनस 1 डेल्टा एक्स। ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा एक्स माइनस n प्लस डेल्टा एक्स। अच्छा, ये भी आपके पास क्या है, एक अर्थमेटिक सीरीज है, और इसको भी जो है हम रिप्लेस कर देंगे, मतलब इसको भी अगर हम इसका भी हम सम लें अर्थमेटिक सीरीज वाले फॉर्मूले से, तो हमारे पास इस सीरीज का सम आएगा n माइनस 1 अपॉन में 2। ठीक है, अच्छा, इस सीरीज, एक ये वाली सीरीज और ये वाली सीरीज है, इसका सम कैसे आया वो मैं आपको फॉर्मूला शो कर देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आपके पास ये वाला फॉर्मूला है, जब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके जब आप 1 वाली सीरीज का सम लेते हैं तो वो n आता है। तो अगर हमारे पास -1 है सीरीज में, तो आपके पास जो रिजल्ट में आएगा वो -n आएगा। सिमिलरली आपके पास ये वाली सीरीज क्या है, 1 + 2 + 3 + अप टू n इक्वल्स टू n + 1, मतलब अगर आप इस सीरीज का सम लेते हैं तो वो आता है n + 1 अपॉन 2। तो अगर हमें सीरीज का सम फाइंड करना है 1 + 2 + 3 अप टू n माइनस 1 तक हमें सम फाइंड करना है, तो हम n की प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, n माइनस 1 पुट कर देंगे। तो n की प्लेस पे n माइनस 1 पुट करेंगे, यहाँ पर भी n + 1 है तो n की प्लेस पे हमने n माइनस 1 पुट कर दिया, +1 अपॉन में 2। तो +1 - 1 कैंसिल, तो आपके पास आ गया n माइनस 1 अपॉन 2।
तो इस तरीके से आया है। ठीक है, तो इस वाली सीरीज का सम -n हुआ और जो इस वाली सीरीज है उसका सम ये हुआ। बस ये हमने पुट किया तो आपके पास ये रिजल्ट आया है इस तरीके से। ठीक है, अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या था, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा एक्स -n, मतलब हमने इस पूरी सीरीज को रिप्लेस कर दिया था -n से, और बाद में फिर हमने जब इस सीरीज का सम लिया तो वो हमारे पास ये टर्म आई। ठीक है, अब इस वाली टर्म को हम सॉल्व करेंगे। मैंने ये यहाँ लिख ली है और अब हम यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इस टर्म को सॉल्व करने के लिए डेल्टा एक्स को हम इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर वाली टर्म से। ठीक है, तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू सेम रहेगा और इस डेल्टा एक्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर। ठीक है, तो -n डेल्टा एक्स हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इस डेल्टा एक्स को भी हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें, ये जो डेल्टा एक्स है इस बाहर वाली से मैं मल्टीप्लाई नहीं करी, मैं डायरेक्ट अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। देखें, ये डेल्टा एक्स है, ये जब इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये अंदर वाले जो ब्रैकेट है मैं इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये बन जाएगा n डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स अपॉन में 2 सेम का सेम। ठीक है, देखें कुछ भी नहीं किया, इस डेल्टा एक्स को मल्टीप्लाई किया -n से, तो ये आया -n डेल्टा एक्स, और इस डेल्टा एक्स को इस वाले से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर ये तो सेम ही रहा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया डेल्टा एक्स से तो ये n डेल्टा एक्स हो गया, और इस वन को मल्टीप्लाई किया डेल्टा एक्स से तो यहाँ पर डेल्टा एक्स हो गया। ठीक है, ये चीज़ आई। अब यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि n डेल्टा एक्स किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस रिजल्ट में जहां जहां n डेल्टा एक्स है वहां हम 2 पुट कर देते हैं। तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर n डेल्टा एक्स को रिप्लेस कर देते हैं 2 से, तो यहाँ -2 हो गया, प्लस n डेल्टा एक्स है तो इसको भी 2 से रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पर भी n डेल्टा एक्स है इसको भी 2 से रिप्लेस कर देते हैं, और यहाँ पर डेल्टा एक्स है अपॉन में 2 है, और ये चीज़ हो गई। ठीक है, बस अब हम इस पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं क्योंकि अब इसको और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। तो फाइनली हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं -2, तो जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है वहाँ हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स की प्लेस पे 0 आ जाएगा अपॉन में 2। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये 2 से 2 कैंसिल, तो -2 + 2 बचा, और एंड में आपके पास रिजल्ट क्या आया, 0 आया। ठीक है, ये क्या है, इंडेफिनिट इंटीग्रल विद द हेल्प ऑफ लिमिट ऑफ द सम। तो आपके पास ये जो इंटीग्रल था इसको आपने लिमिट ऑफ द सम की हेल्प से फाइंड किया तो आपके पास रिजल्ट आया है ये। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं किसी भी फंक्शन को लिमिट ऑफ द सम की हेल्प से सॉल्व। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल मैं करवा रही हूँ, और इसकी एग्जांपल है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ठीक है, अगेन ये भी एक सिंपल फंक्शन है और इसको भी हमने लिमिट ऑफ द सम की हेल्प से सॉल्व करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखें, अब इसमें अपर और लोअर लिमिट्स में कोई नंबर गिवन नहीं है, मतलब हमें अपर और लोअर लिमिट्स जिस वेरिएबल की फॉर्म में गिवन है, ए और बी की टर्म में गिवन है। तो हम क्या करेंगे, हमें फंक्शन क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स, और फंक्शन हमारे पास क्या है, साइन एक्स। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास डेल्टा एक्स का फॉर्मूला क्या है, b माइनस ए अपॉन एन के, बट यहाँ पर तो हमें b और a की वैल्यूज नहीं गिवन, तो हमारे पास जो n डेल्टा एक्स बन जाएगा, मतलब n को अगर हम वहां ले जाएं तो n डेल्टा एक्स बन जाएगा b माइनस ए के। ये चीज हो गई। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन हमारे पास sin x गिवन है, हमने क्या क्या फाइंड करना है, हमें f ऑफ a फाइंड करना है, ये चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो देखें हम कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले तो हम f ऑफ a फाइंड करेंगे, मतलब x की प्लेस में हम a पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, sin a बनेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम f ऑफ a प्लस डेल्टा एक्स फाइंड करते हैं तो हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा साइन a प्लस डेल्टा एक्स बनेगा। ठीक है,
सिमिलरली अगर हम फाइंड करते हैं एफ ऑफ ए प्लस 2 डेल्टा एक्स, तो हमारे पास जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा साइन ए प्लस 2 डेल्टा एक्स। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। प्रीवियस स्लाइड में एक सवाल है मैम। जी जी पूछें। मैम यहाँ पे हम सिंपलीफाई कर रहे हैं, अगर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे भी जीरो आंसर आ जाएगा डेल्टा एक्स में। बट आगे देखिए, हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे, क्योंकि बहुत सारे केसेस में हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देते हैं और हमारे पास रिजल्ट जीरो आ जाता है। बट यहाँ पर तो हमारे पास लिमिट में जीरो आंसर आना था तो इसलिए जीरो आया। बट कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनमें आपके पास नॉन जीरो आंसर आता है और जब आप उस पर डायरेक्ट पहले ही लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो वो फंक्शन जीरो हो जाता है। तो हम डायरेक्ट इस तरीके से लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, पहले हम कंप्लीटली सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद फिर हम लिमिट अप्लाई करेंगे। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एफ ऑफ ए हो गया, एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स हो गया, एफ ऑफ ए प्लस 2 डेल्टा एक्स हो गया। सिमिलरली अगर आप एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 डेल्टा एक्स करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, साइन, वो यहाँ मैं लिख लेती हूँ, साइन ए प्लस एन माइनस 1 डेल्टा एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन की कुछ वैल्यूज आ गई हैं, बस हम पुट कर देंगे। हमारे पास ये लिमिट ऑफ द सम का फॉर्मूला यहाँ मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपके पास a टू b एफ ऑफ एक्स क्या है, मैं एफ ऑफ एक्स ऐसा करती हूँ, साइन लिख देती हूँ। ठीक है, जो फंक्शन है साइन एक्स डी एक्स, जो फंक्शन है मैंने वही लिख दिया। इसको हम सॉल्व करेंगे बाय लिमिट ऑफ द सम। तो यहाँ अगर आप फॉर्मूले में देखें, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है, और यहाँ पर डेल्टा एक्स लिखा हुआ है बाहर, तो मैंने यहाँ डेल्टा एक्स लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूले में सबसे पहले क्या है, एफ ऑफ ए की वैल्यू, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, साइन ए, तो यहाँ साइन ए पुट कर दिया, प्लस फिर क्या है एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स, तो एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने प्लस कर दी, तो वो हो जाएगी साइन ए प्लस डेल्टा एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2 डेल्टा एक्स है, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस 2 डेल्टा एक्स। ठीक है, सिमिलरली डॉट डॉट्स और आगे एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो वो होगी साइन ए प्लस एन माइनस 1 डेल्टा एक्स। ठीक है, ये चीज हो गई। अब आपके पास यहाँ पर एक साइन सीरीज बन गई है। ठीक है, आपके पास यहाँ पर एक साइन सीरीज बन गई है और आपने इस सीरीज का सम लेना है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, लास्ट स्लाइड में हमारे पास जो भी सीरीज बन रही थी या तो वो अर्थमेटिक बन रही थी, और अर्थमेटिक सीरीज का हमें सम का फॉर्मूला पता है और हम इसका सम का फॉर्मूला अप्लाई करके हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। इसी तरीके से हमारे पास कुछ केसेस हो सकते हैं जिसमें हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज भी बन सकती है, तो हम ज्योमेट्रिक सीरीज का भी सम का फॉर्मूला हमें पता है और वो अप्लाई करके हम उसका सम फाइंड कर लेंगे और वो हम पुट कर देंगे। बट यहाँ पर आपके पास साइन सीरीज बन रही है और साइन सीरीज का सम का फॉर्मूला हम जो है बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अगेन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको ये नहीं बता रही कि इस सीरीज का सम किस तरीके से हम निकालेंगे, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। जब ये साइन सीरीज का आप सम लेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो बराबर आएगा, मैं डायरेक्ट इस साइन सीरीज को रिप्लेस कर रही हूँ एक फॉर्मूला से। ठीक है, और वो फॉर्मूला कौन सा है, कॉस ए माइनस डेल्टा एक्स अपॉन 2, सिमिलरली माइनस कॉस ए प्लस 2n माइनस 1 अपॉन में 2, और यहाँ पर आ गया डेल्टा एक्स और यहाँ पर अपॉन में 2 साइन डेल्टा एक्स अपॉन में 2। ठीक है, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख दिया है इस सीरीज का।
मतलब इस साइन सीरीज का जब आप सम लेंगे तो वो इसके बराबर आएगा। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक अगेन सोल्यूशन है इसका, आप देखें तो आपको मिल जाएगा अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे। ठीक है, तो इसको मैंने डायरेक्ट इस फॉर्मूले से रिप्लेस कर दिया है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखें आपके पास लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ये जो डेल्टा एक्स है और ये जो 2 है, हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखें ऊपर वाली टर्म तो सेम, कॉस ए माइनस डेल्टा एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस ए प्लस, मतलब ऊपर वाली टर्म को तो हम नहीं छेड़ रहे हैं, इसको हमने सेम का सेम रख लिया अपॉन में 2 डेल्टा एक्स। ठीक है, ऊपर वाली टर्म हमने सेम रखी। अब ये जो डेल्टा एक्स है, इसको और 2 को देखें हम किस तरीके से साइन के साथ एडजस्ट करते हैं। साइन डेल्टा एक्स अपॉन 2 है, ठीक है, अपॉन में ये 2 है, इसको हम रेसिप्रोकल में ले जाएं और इस डेल्टा एक्स को भी हम रेसिप्रोकल में ले जाएं, तो आपके पास कुछ इस तरीके से टर्म बनेगी। ठीक है, मतलब ये डेल्टा डबल रेसिप्रोकल में चला गया और ये 2 भी रेसिप्रोकल में चला गया, तो आपके पास इस तरीके से डेल्टा एक्स अपॉन 2 बनेगा। और ये हमने क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास साइन अल्फा अपॉन साइन एक्स अपॉन एक्स का फॉर्मूला हमें पता है कि जब हम इस वाली टर्म पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये चीज की है। तो अब देखें, अब जब हम इस वाले फंक्शन पर कॉस पर अलग लिमिट अप्लाई करेंगे और इस पर अलग लिमिट अप्लाई करेंगे, तो आपके पास ये वाला तो रिजल्ट 1 हो जाएगा, जस्ट हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो देखें हम किस तरीके से करते हैं। हम लिमिट अप्लाई करेंगे, हमारे पास यहाँ पर क्या था, ए बी साइन एक्स था और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स करना था, तो वो किसके बराबर था, यहाँ पर लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 हम इस पर अप्लाई करेंगे कॉस वाले फंक्शन पर। तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर आपके पास कॉस ए प्लस ए माइनस डेल्टा एक्स अपॉन 2 है, माइनस कॉस यहाँ पर आपके पास, अच्छा एक चीज आप यहाँ देखें, मैं क्या कर रही हूँ, इस डेल्टा एक्स को इस 2n-1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, डेल्टा एक्स को 2n से भी मल्टीप्लाई कर रही हूँ और डेल्टा एक्स को 1 से भी मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपके पास बनेगा कॉस ए प्लस 2n डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 2। सही है, यहाँ पर इस डेल्टा एक्स को 2n से किया तो 2n डेल्टा एक्स और इस डेल्टा एक्स को 1 से किया तो माइनस डेल्टा एक्स अपॉन में 2, सेम का सेम, ये चीज हो गई। और ये जो नीचे वाली टर्म थी साइन वाली, ये टर्म, इस पर हमने लिमिट अप्लाई कर दी 0, तो ये 1 हो गई, तो ये हमने खत्म कर दिया। अब हमने इस पर लिमिट अप्लाई करनी है, तो इस पर लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे, आप यहाँ देखें, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि डेल्टा एक्स इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन है, तो एन डेल्टा एक्स किसके बराबर हो जाएगा, बी माइनस ए के। तो यहाँ पर हम एन डेल्टा एक्स जहाँ भी है वहां हम बी माइनस ए लिख देते हैं, तो ये रहा एन डेल्टा एक्स, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, बी माइनस ए लिख देंगे और फिर हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 कॉस ए माइनस डेल्टा एक्स अपॉन 2, ठीक है, माइनस कॉस ए प्लस, यहाँ पर 2 एन डेल्टा एक्स है, तो एन डेल्टा एक्स को रिप्लेस कर देंगे बी माइनस ए से, माइनस डेल्टा एक्स अपॉन में 2, ये चीज हो गई। अब बस लिमिट अप्लाई करें, अप्लाई लिमिट, यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास कॉस ए माइनस 0/2 हो जाएगा, माइनस कॉस ए प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2b माइनस 2a, और यहाँ पर डेल्टा एक्स में लिमिट अप्लाई करेंगे -0 अपॉन में 2, या ऐसा करते हैं, हम नहीं करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है,
क्योंकि हम कैंसिल कर देंगे और 0 लिमिट अप्लाई कर दी। बस अब आप क्या करेंगे, यहाँ 0.2 है तो यहाँ पर जस्ट क्या बचेगा, कॉस, ब्रैकेट में a बचेगा माइनस यहाँ पर कॉस, इस 2 से इस 2 को कैंसिल करेंगे तो आपके पास बचेगा a प्लस बी माइनस a अपॉन a। तो माइनस का a प्लस का a कैंसिल, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा कॉस a माइनस कॉस b। ठीक है, तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन बाय यूजिंग लिमिट ऑफ द सम। ठीक है, ये क्लियर हुआ? ठीक है, तो अगर आप यहाँ आए, यस, डेफिनेट इंटीग्रल को हम दो अप्रोचेस से सॉल्व कर सकते हैं। पहली जो है वो लिमिट ऑफ द सम से कर सकते हैं और दूसरा क्या है, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। ये छोटा सा है टॉपिक, जस्ट अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो आप खुद ही डिफरेंस देखेंगे इन दोनों मेथड्स में कि कितना डिफरेंस है, कि इसको हम कितनी मुश्किल से एवेलुएट करते हैं और इसकी हेल्प से हम कितनी इजीली जो है एवेलुएट कर लेते हैं इंटीग्रल्स को। ठीक है, तो हम डेफिनेट इंटीग्रल को एक तो लिमिट ऑफ द सम से एवेलुएट कर सकते हैं और किस तरीके से करते हैं वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अब हम देखेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रल को हम सेकंड फंडामेंटल थ्योरम से किस तरीके से इवैल्यूएट करेंगे। यहाँ पर आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल है जिसको हम इवैल्यूएट कर सकते हैं सेकंड फंडामेंटल थ्योरम से। और सेकंड फंडामेंटल थ्योरम हमें कहता है कि हम जब भी किसी भी फंक्शन पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो भी रिजल्ट आता है उसमें हम पहले अपर लिमिट फिर हम लोअर लिमिट पुट करते हैं। देखें, इसको हमें डेफिनेट इंटीग्रल पता है कि अगर किसी भी फंक्शन का हम इंटीग्रल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू dx तो हमारे पास रिजल्ट आता है f ऑफ x प्लस सी, हमारे पास ये रिजल्ट आता है। तो डेफिनेट सेकंड फंडामेंटल थ्योरम हमें क्या कहता है, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम हमें कहता है कि अगर हम इनडेफिनेट इंटीग्रल पर लिमिट अप्लाई कर दें a से b तक तो हमारे पास हम इस पर इस फंक्शन में पहले हम क्या पुट करेंगे, b लिमिट पुट करेंगे प्लस सी सेम का सेम, फिर हम क्या करते हैं माइनस की साइन लगाते हैं और फिर उसके बाद हम इसी आंसर में लोअर लिमिट पुट करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट लगा रही हूँ प्लस सी। ठीक है, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम हमें क्या कहता है कि कोई भी इनडेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है, और उस इनडेफिनेट इंटीग्रल का जो भी रिजल्ट आता है हम उसमें क्या करते हैं, एक बार हम अपर लिमिट पुट करते हैं फिर हम माइनस की साइन लगाते हैं और फिर हम लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो पहले हमने अपर लिमिट पुट की, माइनस की साइन लगाई और फिर लोअर लिमिट पुट की। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो एफ ऑफ बी प्लस सी माइनस एफ ऑफ ए माइनस प्लस माइनस तो माइनस सी, तो माइनस का सी प्लस का सी कैंसिल हो गया तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो आता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, तो ये क्या है, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, डेफिनेट इंटीग्रल बाय सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम से जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रल को इवैल्यूएट करते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्योंकि वो जीरो हो जाती है और वो कट हो जाती है। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमारे पास सेकंड फंडामेंटल थ्योरम है। और अब आप देखिएगा जो क्वेश्चंस हमने लिमिट ऑफ द सम से इतना टाइम लेकर किया, डेफिनेट सेकंड फंडामेंटल थ्योरम से हम कितनी आसानी से कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है कि जब हम x का इंटीग्रेशन निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू dx तो वो क्या आता है, x स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, ये आता है और कांस्टेंट हम नहीं लगाएंगे क्योंकि जब भी डेफिनेट इंटीग्रल की बात करते हैं तो हम कांस्टेंट नहीं लगाते। अब यहाँ पर हमारे पास लिमिट्स दी हुई हैं -1 से 1 तक, तो हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन पर लिमिट अप्लाई करेंगे -1 से 1 तक। तो यहाँ पर आपके पास 1/2 क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, तो इस पर तो हम लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे। तो एक्स स्क्वायर ये फंक्शन है तो इस पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो देखें हम किस तरीके से इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं, 1/2 सेम का सेम। एक बार हम लिमिट किस पर अप्लाई करेंगे, एक्स पर अप्लाई करेंगे 1, तो अपर लिमिट हमारे पास है 1, तो एक्स की प्लेस पे हमने 1 पुट कर दिया, माइनस की साइन लगाएंगे। लोअर लिमिट हमारे पास क्या है, -1, तो x की प्लेस पे हमने -1 पुट कर दिया और आपके पास स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, 1/2 सेम का सेम, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी 1, -1 + 1 कैंसिल, तो आपके पास रिजल्ट आ गया 0। पहले भी आपने जब इसका इंटीग्रल निकाला था बाय लिमिट ऑफ द सम वो भी आपके पास 0 आया था
और सेकंड फंडामेंटल थ्योरम की हेल्प से जब हमने इसका इंटीग्रल निकाला तो 0 आया। तो हम सेकंड फंडामेंटल थ्योरम की हेल्प से भी इंटीग्रल कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली आपने यहाँ देखा था सेकंड फंडामेंटल थ्योरम की हेल्प से आप इसका कैसे इंटीग्रल निकाल सकते हैं। लिमिट ऑफ द सम से हमने इसका निकाला, अब हम सेकंड फंडामेंटल थ्योरम से इसका निकालते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि साइन एक्स का जो इंडेफिनिट इंटीग्रल की हेल्प से अगर हम निकालते हैं तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। ठीक है, और अब हमारे पास लिमिट्स गिवन है a टू b, तो हम क्या करेंगे, इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे। अब हमने क्या किया है, लिमिट अप्लाई की है साइन एक्स dx पर। तो देखें हम किस तरीके से लिमिट अप्लाई करेंगे। साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो है माइनस कॉस एक्स। जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो माइनस पर तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी, जस्ट हम किस पर अप्लाई करेंगे, कॉस एक्स पर लिमिट अप्लाई करेंगे a टू b। तो एक बार हम क्या करेंगे, पहले हम माइनस साइन बाहर ही रखेंगे। एक बार हम क्या करेंगे, x की प्लेस पे b यानी कि अपर लिमिट पुट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा cos b, फिर माइनस की साइन लगाएंगे और एक बार हम लोअर लिमिट पुट करेंगे यानी कि a, और जब माइनस हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास बन जाएगा cos a पॉजिटिव का और cos b बन जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपके पास है लिमिट ऑफ द सम बाय सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। तो देखें इन कुछ स्टेप्स में हमने सेकंड फंडामेंटल थ्योरम की हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व किया और लिमिट ऑफ द सम की हेल्प से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, यही सेम क्वेश्चंस। जब भी हम आगे जितने भी फ्यूचर में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड, तो आप हमेशा सेकंड फंडामेंटल थ्योरम से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि लिमिट ऑफ द सम एक मुश्किल प्रोसेस है और काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, तो हम उसको फॉलो नहीं करते। हम हमेशा सेकंड फंडामेंटल थ्योरम की हेल्प से ही डेफिनेट इंटीग्रल्स को इवेलुएट करते हैं। ठीक है, मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम मेरा क्वेश्चन इससे तो नहीं है, वो लास्ट लेक्चर से है जो आपने पढ़ाया था ना, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। जी जी उसमें आपने बताया था कि रेडिकल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की सब उसके जरिए कर सकते हैं, ए टेन थीटा के जरिए। जी तो मैडम अगर मुझसे कर रहे हैं तो फिर हमारा सेक क्यूब थीटा आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमें अगेन वो बाय पार्ट्स लगानी पड़ेगी। अगर उससे नहीं हो रहा तो आप हाइपरबोलिक जो आइडेंटिटीज हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कहीं कुछ क्वेश्चंस में टेन थीटा वाली आइडेंटिटी यूज होती है और कुछ क्वेश्चंस में हाइपरबोलिक वाली, साइन हाइपरबोलिक वाली आइडेंटिटी यूज होती है। तो आप वो यूज करके देखें, मे बी आपका आंसर आ जाए। उससे तो आ रहा है लेकिन 10 वाली से नहीं आ रहा। तो बस ठीक है, फिर आप हाइपरबोलिक वाली ही लगा लें। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा सवाल ये था कि एक तो आपने ये वाला प्रोसेस बताया जिसमें डायरेक्ट हम एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए रखकर वैल्यू पुट करते हैं, जो इजी वे है, ठीक है। और एक वो समेशन ऑफ सीरीज वाला, ठीक वो है। थोड़ा सा लेंदी है और थोड़ा सा हार्ड है। तो जब दोनों से आंसर हमारा सेम आ रहा है तो फिर उसको स्किप कर सकते हैं, मीन्स कि उसको यूज करना लाजमी है? नहीं, उसको यूज़ करना लाज़मी नहीं है। मैंने आपको यही बोला कि इन फ्यूचर आपके जितने भी क्वेश्चंस आपको डेफिनेट इंटीग्रल से सॉल्व करने पड़ेंगे, तो वो आप सेकंड फंडामेंटल थ्योरम से ही सॉल्व करेंगे। आप उस मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है? लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक डेफिनेट इंटीग्रल को हम उस वे से भी सॉल्व कर सकते हैं और हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बात एक ही है। ओके मैम, ठीक है, ठीक तो है, थैंक आपको यू। पता होना चाहिए कि मेथड्स हैं और हर मेथड का आपको आइडिया होना चाहिए। लेकिन हम इन फ्यूचर जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सब हम सेकंड फंडामेंटल थ्योरम से ही सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इंडेफिनिट इंटीग्रल आता है कैलकुलेट करना। मैंने आपको सारी टेक्निक्स बता दी हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल की, तो आप वही चीज़ इसमें यूज़ करेंगे और जस्ट डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे। ठीक है? ओके मैम, यस। मैम इसी के बारे में था, आपने अभी जो समझाया ना सेकंड फंडामेंटल में, मैम यहाँ पे इंटीग्रेट करके फिर आपने डायरेक्ट लिमिट ही पुट कर दिए, ऐसे जी ही ना मैम? जी 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 मैम फिर आपने जो फर्स्ट फंडामेंटल आपने सिखाया था जी मैम, उसमें भी लिमिट पुट कर सकते हैं? तो लिमिट पुट कर सकते हैं मैम, क्योंकि लास्ट में एक में तो आपने आंसर 0 ही निकाला था ना, जी, एक पे 0 आ रहा है, बट देखिए -2 + 2 आपने हर निकाला क्वेश्चन था। में आंसर 0 नहीं आ सकता ना। हर क्वेश्चन में किसी में कुछ आएगा, किसी में कुछ आंसर आएगा। फिर तो मैम लिमिट करके देख सकते हैं ना, ट्राई कर सकते हैं लिमिट से। आप ट्राई करके देख लें,
लेकिन हमारे पास जी अगर मैम, हम पहले ही लिमिट पुट कर देंगे तो हमारे पास जो पूरा रिजल्ट है वही 0 हो जाएगा। अगर आप यहाँ अल्टीमेट देखें, यही आएगा। जी मैम। यस, अगर आप साइन वाले में देखें, अगर आप इसमें डायरेक्ट अगर आप पुट कर देते 0, तो आपके पास ये पूरा का जी पूरा मैम, रिजल्ट 0 हो जाता। अगर आप यहाँ पर अल्टीमेट यही पहले ही आएगा। पुट कर जी देते 0, तो पूरा रिजल्ट मैम। 0 हो जी मैम। जाता। तो जबकि हमारे पास इसका रिजल्ट 0 नहीं है, हमारे पास इसका रिजल्ट ये है। ठीक है, तो हम पहले लिमिट पुट नहीं करेंगे, हम इसको सॉल्व करने के बाद फिर हम लिमिट पुट करेंगे डेल्टा एक्स 0। ओके मैम। तो ये आपके पास था डेफिनेट इंटीग्रल बाय लिमिट ऑफ द सम एंड डेफिनेट इंटीग्रल बाय सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है, दो अप्रोचेस हैं, इन दोनों अप्रोचेस की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रल को। मैम ये इस थ्योरम से हमको किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मतलब किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास। अब बुक में आप क्वेश्चन देखें, बुक में क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे, आप उनकी क्वेश्चन से हेल्प ले सकते हैं, मतलब उसी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैम मतलब थ्योरेटिकल आएंगे या प्रैक्टिकल, या क्वेश्चन कुछ हो गया? मैथमेटिकल क्वेश्चंस होंगे। तो चलें क्लास को फिर एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।